हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा और एंट्रोपी से रिलेटेड हमने देखा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो रही है और ये बताया कि नेचर में जितनी प्रोसेस हैं सब की सब इरिवर्सिबल हैं और इरिवर्सिबल होने की वजह से जो सभी प्रोसेस जो हो रही हैं उसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। यानी अगर पूछा जाए कौन सी प्रोसेस संभव होगी या पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, तो क्या बताएंगे? चेक करेंगे कि उस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि नहीं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला करके। ठीक है, इसके बाद ही ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो प्रोसेस संभव होगी कि नहीं होगी। जिस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है वो प्रोसेस हो जाएगी सेल्फ। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस होगी कौन सी नहीं होगी, ये बात हम लोग एंट्रोपी के कैलकुलेशन से या चेंज इन एंट्रोपी के कैलकुलेशन से बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, एक टीएस डायग्राम है कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल के रिस्पेक्ट में। टीएस डायग्राम हम लोग अगर लिखें, जो आपका पीवी डायग्राम था उसी तरह से टीएस डायग्राम है, उसी के एनालॉगस। ठीक है, चाहे इसको बनाएं या उसको बनाएं, बात एक ही होगी। ठीक है, तो देखो इसमें कंसीडर a Carnot cycle, consider a Carnot cycle A B C D A as shown in figure. मान लेते हैं हम लोग कोई कार्नोट साइकिल बनाते हैं ABCDA। कार्नोट साइकिल में हमने देखा था कैसी थी, देखिए कार्नोट साइकिल प्रेशर और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन था, या प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस के अबाउट हम ग्राफ ड्रा करते हैं प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम का। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट ए यहां पर है। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, वही कार्नोट साइकिल थी। तो कार्नोट साइकिल कुछ इस तरह से थी, बना लेते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट मान लेना, ए बी सी डी और फिर ए, कुछ इस तरह से। ये कंप्लीट साइकिल है। ए बी के क्रॉस क्या था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही थी एट T1 टेम्परेचर पर। ठीक है, ये आइसोथर्मल था। ठीक है, और BC क्या था, एडियाबेटिक था। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ठीक है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हम कैसे कर रहे हैं, इस वॉल्यूम को देख करके। ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है, उसके बेस पर नेमिंग की गई है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और BC के अबाउट में क्या था, आपका टेम्परेचर वेरी करता है, फॉल डाउन करता है, लेकिन कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, ना ही कोई रिजेक्ट होती है, ये एडियाबेटिक था। और CD के अबाउट क्या था, देखो Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा एट T2 टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर जो सिस्टम है आपका। ठीक है, या कार्नोट इंजन है जो, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। अब इसी के एनालॉगस जो TS डायग्राम है उसको भी बना लीजिए। चाहे इस डायग्राम को बना करके स्टडी करिए प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, चाहे टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म में कर सकते हैं हम लोग। पॉइंट ए यहीं पर था, उसी के एकदम साथ साथ बनाइएगा। ए से बी तक जाने में क्या हुआ है, आइसोथर्मली प्रोसेस हुआ है, आइसोथर्मली गया है सिस्टम। तो ए से बी तक जाने में आइसोथर्मल था। अगर इस एक्सिस पर आप टेम्परेचर दिखा रहे हैं और इस पर एंट्रोपी, तो क्या होगा, ए से बी जाएगा। ठीक है, आइसोथर्मली, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बी से सी जाने पे टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है, एडियाबेटिक है, तो एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होती, चेंज इन एंट्रोपी जीरो आती है। ठीक है, और इसी तरह से बी से सी जाने में टेम्परेचर जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मली। ठीक है, और सी से डी हो गया, डी से फिर ए में जाने में आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो इस तरह से एनालॉगस हम लोग टीएस डायग्राम बना सकते हैं किसी भी कार्नोट या किसी भी साइकिल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये देखो पीवी डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम है। पीवी डायग्राम में ध्यान देना,
पीवी डायग्राम में जो आपका चेंज इन एंट्रोपी क्या है, S2 माइनस S1 अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, या टीएस डायग्राम में कैलकुलेट करें, मान लेते हैं इस पॉइंट पर एंट्रोपी जो है आपका S1 है और इस पॉइंट पर एंट्रोपी जो है आपका S2 थी। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर फाइंड आउट करें S2 माइनस S1 तो क्या होगा, देखो कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ और किस टेम्परेचर पर। तो ए से बी जाने में कितना Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ था, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, S2 माइनस S1 इक्वल टू Q1 बाई T1, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर हम लोग C से D प्रोसेस के देखें along AB, नाउ along CD, C से D के लिए देखें तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ है। तो इसको देखो, इसमें भी हम लोग निकालते हैं चेंज इन एंट्रोपी, तो क्या आएगा, C से D फाइनल जो है S1 है, इसको S1 कर दो, माइनस इनिशियल क्या है S2 था, इसमें चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ है। अगर एब्जॉर्ब होगा हीट तो पॉजिटिव में, रिजेक्ट हो रहा है तो निगेटिव में लिखा जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और किस टेम्परेचर पर, T2 पर। इसको भी कैलकुलेट करिए, क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1, इसको भी लिख सकते हैं Q2 बाई T2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। 1 और 2 ध्यान दीजिए, 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहां से Q1 निकाल लें, यहां से Q2 निकाल लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Q1 इक्वल टू क्या होगा, T1 इंटू S2 माइनस S1, और Q2 इक्वल टू क्या होगा, T2 इंटू S2 माइनस S1, ये आ गया, ठीक है। अब Q1 माइनस Q2 निकालो, क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, ये आ जाएगा, ठीक है। द क्वांटिटी, ये Q1 माइनस Q2 है क्या, द क्वांटिटी Q1 माइनस Q2 represent the external work done in the cycle, ठीक है। एंड T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, यहां पर देखो इस पॉइंट पर मान लेते हैं टेम्परेचर क्या है, T1 है, और इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, T2, ठीक है। इसी के एनालॉगस मानिएगा, जैसा यहां पे था वैसा यहां पर भी होगा, अंतर कुछ नहीं होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लिखा है, ठीक है, यहां पर एक ही ई रहेगा, दो ई नहीं रहेगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ऑन द टीएस डायग्राम में जो बनाया गया है, ठीक है, ऑन द टीएस डायग्राम। ध्यान दो, ये वर्क डन हो गया और ये एरिया हो गया, और यहां पर भी तो वही निकाला गया था, जो एरिया ये कवर अप कर रहा था साइकिल, वही वर्क डन के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ 10 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल on the TS diagram represents
वर्क डन इन कार्नोट्स रिवर्सिबल साइकिल, यानी किसी भी कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल के लिए, किसी भी कार्नोट इंजन के लिए जो पीवी डायग्राम में जो साइक्लिक प्रोसेस बनी हुई है, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, ये जो वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी के एनालॉगस अगर हम लोग टीएस डायग्राम बनाएं और उसमें उसका एरिया कैलकुलेट करें तो वो भी वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, चाहे इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, चाहे इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। तो देखो इसका एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये एरिया कैलकुलेट करने में आसान होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया तो हम लोग जानते हैं ना, लेंथ इंटू विड्थ, ये आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग किसी भी कार्नोट साइकिल या किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम में बना जो पीवी डायग्राम के थ्रू जो बना हुआ है कर्व, उसी के एनालॉगस टीएस डायग्राम में कर्व बनाएं और उसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो वही वर्क डन होगा जो इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये और ये आसान हो जाता है स्टडी में। ठीक है, इसीलिए ये बताया गया है। ठीक है, टीएस डायग्राम जस्ट एनालॉगस टू द कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम के जस्ट एनालॉगस ये बनता है। ठीक है, और आसान हो जाता है, और यहां से हम लोग इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। नाउ इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, देखो उसी कार्नोट इंजन के लिए दो डायग्राम बनाए गए हैं अलग, किसी नहीं, एक ही इंजन के लिए ये दोनों डायग्राम है, एक पीवी में एक टीएस में है, लेकिन टीएस में बनाने पर आसानी हो जाती है। ठीक है, इफिशियंसी कार्नोट इंजन की क्या होती है, ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2, कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने यूज किया डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया था बाय Q1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से, क्या है T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1 अपान Q1 की वैल्यू क्या है T1 इंटू S2 माइनस S1, क्या आ गया 1 माइनस T2 बाई T1। ये आ गई कार्नोट इंजन की इफिशियंसी, यही होता है ना, ये भी आसानी से निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो अगर कोई पूछे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी क्या है, उसके बारे में देख लो एक बार फिर से अच्छे से। फिजिकल सिग्निफिकेंस जो हम लोग बार बार बताते आ रहे हैं उसको लिख दें, क्योंकि सिलेबस में आपके इंक्लूडेड है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी और डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगी। परफेक्ट गैस के लिए हम लोग एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए अभी। ठीक है, इसी लेक्चर में, और ये करने के बाद सिलेबस हमारा पहुंच जाएगा आपका थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक है, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस में कहिए, देखिए एक बात तो हम लोग जान रहे हैं, एंट्रोपी को फिजिकली महसूस करना, फील करना मुश्किल है, क्योंकि वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखिए, although it is very difficult to conceive, although it is very difficult to conceive the idea of entropy as there is no physical method to demonstrate it। ठीक है, इसको डिमोन्स्ट्रेट करना फिजिकली मुश्किल है कि देखो ऐसे है एंट्रोपी, ये है एंट्रोपी। जैसे फिजिकली कोई चीज देखते हैं ना, कितना बड़ा साइज है, कितना उसका टेम्परेचर है, टच करके बता दिए, या कितना प्रेशर लग रहा है वो देख करके बता देंगे दबाव अधिक है, या वॉल्यूम कितना है उसका, ये सब बता सकते हैं, पर एंट्रोपी उस तरह से डिमोन्स्ट्रेट नहीं की जा सकती। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है उस तरह से डिमोन्स्ट्रेट नहीं की जा सकती। फिर भी दैट इज, इसका कहने का मतलब क्या है, इट कैन नॉट फेल्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम
and does not produce any effect इस तरह से कोई इसका इफेक्ट दिखता भी नहीं है, प्रोड्यूस एनी इफेक्ट विच कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड, यानी इसको दिखाया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। इट हैज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन थर्मोडायनेमिक्स, फिर भी इसका बहुत महत्व है। ग्रेट significance in thermodynamics. Entropy is a real physical quantity defined by the equation ds इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। इसी इक्वेशन से इनिशियली हमने डिफाइन किया था, और चेंज इन एंट्रोपी एस बी माइनस एस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी क्यू बाई टी, ऐसे डिफाइन कर दिया था बाद में जनरली। ये पर्टिकुलर है, ये जनरल केस है, ठीक है, इंटीग्रेशन से। एंड प्रोसेस defined by the equation and has following important properties, ठीक है, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसके बारे में हम लोग देख लें क्या क्या, ठीक है। ऐसे डिफाइन कर देंगे। अब उसकी प्रॉपर्टी देखिए, एक एक प्रॉपर्टी आराम से। जस्ट लाइक टेम्परेचर, या कैपिटल टी से लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। रिमेन कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस the entropy remain constant in adiabatic process, ठीक है। एंट्रोपी जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। जैसे टेम्परेचर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, वैसे एंट्रोपी जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है? इट इज डिफिनिट सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है जो बात कही जा रही है, डिफिनिट सिंगल वैल्यूड फंक्शन of the thermodynamic variable किसी भी क्वांटिटी के लिए सिंगल वैल्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही वेरिएबल पर अगर दो वैल्यू आ गई तो वो क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पाएगी। फंक्शन आपने देखा होगा, एक फिक्स वैल्यू पर एक ही वैल्यू देगा, लेकिन जैसे कुछ इस टाइप के फंक्शन हो गए, रूट एक्स, देखो अगर x इक्वल टू 4 रखें तो प्लस माइनस 2 आएगा, दो वैल्यू दे रहा है, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं रह गया। हमेशा एक वेरिएबल पर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स वेरिएबल पर फिक्स वैल्यू हो और वो यूनिक हो। यूनिक होने से नहीं मतलब है, यूनिक होने का मतलब 1 1 हो जाएगा, यूनिक ना हो लेकिन फिर भी एक वेरिएबल पर जो वैल्यू आए वो एक ही आए, ठीक है।
ये जरूरी। तो इट इज डेफिनिट सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स describing the state of a working substance की स्टेट को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो है क्या इस समय, मतलब कितनी उसकी एंट्रोपी है या कितना चेंज ऑफ एंट्रोपी इसमें हुआ। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट एंट्रोपी मेजर करना मुश्किल है या नामुमकिन है, केवल चेंज मेजर किया जाता है। इन एवरी नेचुरल प्रोसेसेस there is increase in entropy। जितनी नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें जो एंट्रोपी में जो इंक्रीज है वो हमेशा देखा जाएगा। ठीक है, सब की सब इरिवर्सिबल है, इसलिए सब में एंट्रोपी का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, फोर्थ, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स can be stated इसमें हम देख लें आपके सेकेंड लॉ है कि नहीं एंट्रोपी के टर्म में, वो इंपॉर्टेंट बात है, शायद इसमें नहीं है। ठीक है, फिर भी अभी हम देख रहे हैं। लिख लेते हैं, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड in terms of entropy of a system ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसी प्रोसेस संभव होंगी या पॉसिबल होंगी जिसमें एंट्रोपी का इंक्रीज होगा हमेशा। ठीक है, और 5 क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी कॉमा अनअवेलेबल एनर्जीज इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंक्रीमेंट, एंट्रोपी के इंक्रीमेंट होने की वजह से एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है लगातार वो देखने को मिल रहा है, यानी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये जो एनर्जी का इंक्रीमेंट है वो अनअवेलेबल है, मतलब उसका हम लोग कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या वो उपलब्ध नहीं है किसी भी काम के लिए। ठीक है, किसी भी वर्क के लिए। 6 क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन डायसन the entropy is measure of disorderness, फुल स्टॉप। ठीक है, ये एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर का मेजरमेंट करती है। इक्वेशन क्या है इसके लिए, S इक्वल टू के लॉग W। ठीक है, यहां के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है,
ये 11th में बताया गया होगा, यहाँ भी बताया जाएगा। और W क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर पैरामीटर है। ये आपका एंट्रोपी का जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल करके यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। इतनी बातें बताई गई हैं एंट्रोपी के बारे में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें जो ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंट्रोपी के टर्म में, अगर उसको हम लोग देखना चाहें तो इस बुक में तो नहीं, किसी दूसरी बुक से हमें देखना पड़ेगा क्या बातें हैं, ठीक है। वैसे समझाने के लिए वही बात है, जैसे उसमें क्या था, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेटमेंट्स हैं सभी के, उसको ध्यान से देखिए। पहले क्लैसियस का स्टेटमेंट क्या था, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस unaided by internal agency to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature। यानी लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी पर अगर हीट ट्रांसफर करनी है तो ये बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये बात कही गई थी। तो एंट्रोपी जो कहती है वो कहती है कि ऐसी प्रोसेस पॉसिबल होंगी जिसमें एंट्रोपी का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। अगर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट जो है वो ट्रांसफर होने लगेगी अपने आप, तो मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, तो देखो क्या होगा, जो आपका एंट्रोपी में चेंजिंग आएगी वो डिक्रीज कर जाएगी। एंट्रोपी जो चेंज होकर के आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से Q2/T2, और ये जो अमाउंट है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। यानी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो घटनी शुरू हो जाएगी, या एंट्रोपी में जो चेंज होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने लगेगी, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, वही बात ये भी कह रहे हैं, ठीक है। चाहे एंट्रोपी के सेंस में कहें कि ऐसी प्रोसेस पॉसिबल होंगी जिसमें एंट्रोपी का हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है, या ये बात कहें हम लोग कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के जो है हीट आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर। जो एक्सटर्नल एजेंसी जो यूज हो रही है वो कुछ वर्क कर रही है इस कोल्ड बॉडी पर, उसकी वजह से जो एंट्रोपी में चेंजिंग आ रही है, और उसको कैलकुलेट करें, और इस वजह से जो एंट्रोपी में चेंजिंग, तो अभी भी इसमें कमी ही होगी। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी आप यूज करेंगे और क्यू अमाउंट ऑफ हीट आप ट्रांसफर करेंगे यहां से हायर बॉडी टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से जो उसमें एंट्रोपी में चेंजिंग आएगी, तो ओवरऑल जब चेंजिंग देखेंगे तो एंट्रोपी में हमेशा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर अपने आप होने लगे तो क्या दिखेगा कि T2 बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वहां से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में बॉडी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये रिजेक्ट कर रही, तो इसका जो आपका एंट्रोपी आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा, यानी घट जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं यूज हुई है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल वर्क डन इस्तेमाल किया गया है तो उसमें भी एंट्रोपी में चेंजिंग आएगी। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो एंट्रोपी में इंक्रीमेंट दिखेगा, लेकिन बिना एक्सटर्नल एजेंसी के अगर ऐसा हो जाए तो दिखेगा कि एंट्रोपी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। तो इस वजह से ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। तो वही बात ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो आपका इंजन है वो सेल्फ एक्टिंग मशीन की तरह नहीं वर्क कर सकता, ठीक है। यानी अगर हायर बॉडी से लोअर बॉडी में टेम्परेचर जा रहा है या हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हायर मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसमें देखा गया तो एंट्रोपी में जो आई चेंजिंग, उससे पता चला कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, यानी वो सेल्फ यानी खुद ब खुद ऐसे ही पॉसिबल है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। लेकिन अगर हमें हीट ट्रांसफर कराना है लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तो एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या कहें कि कोई भी वर्किंग सब्सटेंस जो है, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यहां पर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये T1 टेम्परेचर पर आपका कोई सोर्स है, ठीक है। तो कोई भी वर्किंग सब्सटेंस किसी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके Q1 अमाउंट का
उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी W इक्वल टू Q1 जो अमाउंट है वो टोटली जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ अमाउंट सिंक को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ये होगा। क्योंकि अगर इसने इससे हीट लेकर के कंप्लीट वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया तो वही चीज होगी, जो ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी आएगी आप कैलकुलेट करेंगे तो Q1 अमाउंट तो वर्क डन में हो चला गया, तो क्या आएगा डेल्टा एस जो आएगा माइनस Q1 बाई T1, ये निगेटिव में आ गया। अगर ये निगेटिव में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी में जो है वो डिक्रीमेंट हो गया। एंट्रोपी में डिक्रीमेंट होने की वजह से ये प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें एक और सिंक की जरूरत पड़ेगी, जो हीट यहां से आएगा Q1 कुछ अमाउंट ऑफ वर्क में यूज होगा और कुछ रिजेक्ट होगा, ठीक है, सिंक में। तब अगर हम लोग ओवरऑल कंप्लीट एंट्रोपी निकालें इसकी तो वो इंक्रीमेंट में आती है या इंक्रीज होकर के आती है, ठीक है, वो हमने अभी निकाल के देखा भी था कैसे इंक्रीज हो रही थी एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी में इंक्रीमेंट जो हमने देखा था उसी तरीके से, ठीक है। तो यही बातें चाहे एंट्रोपी के सेंस में कह दो या उस तरह से जैसे उन लोगों के स्टेटमेंट थे क्लासियस के, लॉर्ड केल्विन के और प्लैंक के, ठीक है, इन सब के, और कंबाइंड स्टेटमेंट भी था। तो ये बात है, ठीक है। और एंट्रोपी के इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसी एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी बॉडी में डिसऑर्डर जो होता है। देखो ऑर्डर और डिसऑर्डर का सेंस कहां से आया, जैसे कोई भी बॉडी है सिंपल, देखो कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं इसी में गैस भरी है, एक पॉट है जिसमें गैस भरी हुई है T1 टेम्परेचर, अगर इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, ठीक है, मान लेते हैं T1 डैश हो गया, अगर Q अमाउंट ऑफ हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिससे ये बनी हुई है गैस, वो क्या होंगे और डिसऑर्डर में चले जाएंगे, ठीक है, उनकी जो ऑर्डरिंग है वो फेल होती चली जाएगी। जिस तरह से वो मोशन कर रहे थे हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से, उसमें क्या होगा, मोशन में जो डिस्टरबेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको एंट्रोपी मेजर करती है। ये बात बताई है किसने, फ्रीमैन डायसन ने, ठीक है। इस इक्वेशन की मदद से उसको रिप्रेजेंट किया है, ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं, पर ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे और अच्छे से। इसमें जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे या थर्मल में स्टैटिस्टिकल का जो पोर्शन इस्तेमाल होगा, वहां से ये सारी बातें आप देखेंगे, ठीक है। तो डिसऑर्डर कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, एंट्रोपी डिसऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करती है, इस बात को हम बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा किसी भी बॉडी के तो क्या होगा, यानी हीट कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो उसमें जो ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का वो डिस्टर्ब होगा, वो और डिस्टर्ब होकर के कोई और ऑर्डर बना देंगे, तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। और ये लगातार हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स में जितनी नेचुरल प्रोसेस हैं सब की सब इरिवर्सिबल है, इस वजह से एंट्रोपी में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो सब्सटेंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ऑर्डर में लगातार डिसऑर्डरनेस आ रही है, यानी उनका टेम्परेचर जो है वो लगातार राइज कर रहा है। इस वजह से बताया जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि हीट जो है वो ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी, यानी सब की सब बॉडी एक हायर टेम्परेचर पर इनबिल्ट हो जाएंगी, हायर टेम्परेचर पर फिक्स हो जाएंगी। तो उस वजह से कोई भी हीट इंजन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए एक लोअर टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी सिंक की जरूरत पड़ेगी जिसमें हीट रिजेक्ट होकर के एब्जॉर्ब हो, ठीक है, या ऐसी प्रोसेस हो जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज करे। लेकिन अब पूरे एक्सट्रीम लेवल तक अगर एंट्रोपी पहुंच गई है डिसऑर्डरनेस, अब उस पर इंक्रीज नहीं कर सकती, तो कोई भी प्रोसेस संभव नहीं हो पाएंगी, पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये बातें यहां से फिजिकली समझी जा सकती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या क्या एंट्रोपी आती है उसके बारे में कैलकुलेशन कर लें, यानी आइडियल गैस की एंट्रोपी।
consider 1 mole of perfect gas occupying a volume, मतलब इतना वॉल्यूम उसने लिया हुआ है, किसी भी पॉट में रखा गया है, ऑफ ए वॉल्यूम V, या किसी सिलेंडर में रखा गया है, एट प्रेशर P, जिस पर हमने प्रेशर P का लगाया हुआ है, ये सब के सब वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, एंड टेम्परेचर P। ठीक है, लेट dq be the heat let dq be the heat supplied to the gas, then according to first law of thermodynamics, क्या होगा, जो dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ था उसकी इंटरनल एनर्जी में और प्लस वर्क डन में इस्तेमाल होगा, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लें लेट CV बी द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन du जो आपका आएगा, क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग CV dt के बराबर आएगा। देखो ये कहां से लिखा गया है, एंड वर्क डन जो होगा वो PdV के बराबर आएगा। ये दोनों क्वांटिटी पीछे डिस्कस की जा चुकी हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इक्वल टू क्या था, या C सिंपल स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन था, dq बाई dt से। ठीक है, अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करें तो वो CV में कन्वर्ट हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन उसके लिए 0 होता है, तो केवल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा। तो du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dq जो है वो केवल du में रह जाएगा, dq को du प्लस dw लिख सकते हैं, dw 0 हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो du यहां से क्या आ जाएगा, CV dt। तो du की जगह पर CV dt लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लेकिन यहां पर du की जो क्वांटिटी है वो CV dt के बराबर है, लेकिन यहां पर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखा जाता तो वर्क डन नहीं होता, तो du की जो क्वांटिटी आई है वो CV dt के बराबर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, केवल क्वांटिटी, और dw जो वर्क डन हो रहा है वो PdV हो रहा है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल में है, इसलिए इसके प्लेस पर लिखी जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो dq क्या हो जाएगा, CV dt प्लस PdV, कुछ इस तरह से dq लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1 ये डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया जाए, S या डेल्टा S से रिप्रेजेंट करें, जैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नाउ ध्यान देना, इसको ध्यान से। ठीक है, यहां पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस्तेमाल किया गया, जो क्वांटिटी आएगी उसको टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट को बताएगी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया जा रहा है तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए, तो वो ये क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, ये जो लिखा गया है
वो du की क्वांटिटी को लिखा गया है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर स्पेसिफिक हीट Cv है, उसको लेकर के मल्टीप्लाई कर दें चेंज इन टेम्परेचर से, तो वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है, अगर Cv पता है तो हमें, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली जो हो रहा है dw जो है वो वर्क डन तो हो ही रहा, उसमें चेंज हो रहा वॉल्यूम में, ठीक है, वो Pdv के बराबर है, ठीक है। तो एक साथ लेकर के देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसको अलग अलग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा है क्या, ठीक है। अब चेंज इन एंट्रोपी देखा जाए, इजी है चेंज इन एंट्रोपी, अब तो बहुत आसान है, क्या है, सिंपल, डेल्टा एस या डी एस या एस से रिप्रेजेंट करें अगर सिंपल, उसी को देखो हर जगह अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ अब चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। क्या है, डी क्यू बाई टी, डी क्यू कितना आया है, सी वी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी बाई टी, ये आई है इक्वेशन नंबर 2, डाल दीजिए नाम इसको, क्योंकि इसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब अलग अलग हम वेरिएबल के टर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में देखना चाहें, नाउ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो देखो परफेक्ट गैस की इक्वेशन क्या कहती है, PV इक्वल टू एन आर टी, एन 1 है, यहाँ पर 1 मोल लिया गया है तो RT हो जाएगा, और यहां से हम लोग P की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि सबको टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो RT बाई V हो जाएगा, और यहां पर रख दें, क्या हो जाएगा, S इक्वल टू PV dt बाई टी प्लस P की जगह पर RT बाई V और इंटू T है, T से T कट जाएगा, और dV, ठीक है, ऐसे हो गया। अगर हम लोग मान लें वॉल्यूम में जो चेंजिंग आ रही है उस गैस के, वो V1 से V2 तक आ रही है, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम में जो चेंजिंग है वो V1 से V2 तक है, इस तरह से मान लें, या जनरली कैलकुलेट करें, अच्छा है अभी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा, S इक्वल टू CV कांस्टेंट है, dt बाई टी क्या होता है, log t, प्लस R कांस्टेंट है, dV बाई V क्या होता है, log V, ऐसे हो गया, और प्लस क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो कांस्टेंट भी आएगा C, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट टर्म आपका इन्वॉल्व करेगा कहां से कहां तक जो टेम्परेचर में चेंजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग हुई है अगर वो पता हो, या वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग है वो पता हो, तो वो वैल्यू हम रख करके चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन की मदद से, या इक्वेशन नंबर 2 की मदद से, ठीक है। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखें तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, 0, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, केवल बचेगा यही टर्म, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसी में हम लोग हर एक प्रोसेस के लिए हमने बताया था एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसी में सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, जो पूछा जाएगा अगर आप रटेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कब क्या कौन सा लिखें, बहुत बच्चे रट के लिखते हैं ना, ऐसे रट लिया कंप्लीट लिख लिया, अगर समझेंगे नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए समझिएगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पूछा जाए तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, dt 0 होता है, तो ये वाला टर्म इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी यस कैसे गवर्न हो जाएगा, सिंपल P dV बाई T से, और यहां पर P का अगर हम लोग रखें तो क्या आया था अभी,
आर बाई वी डी वी, और क्या आ जाएगा आर एल एन वी या लॉग वी प्लस सी। ये आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी, ठीक है, या चेंज इन एंट्रोपी है सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब कुछ चेंज इन एंट्रोपी है, फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू एंट्रोपी की नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था। अब देखो, अब इसी तरह से प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, नाउ सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसी तरह से एंट्रोपी सेकंड केस चलिए, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तब भी देख सकते हैं। और सिंपल यहीं पर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी देखा जा सकता था, ठीक है, जिसमें जो है वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना हो, सब कुछ इंटरनल एनर्जी में चला जाए, ठीक है, तो इससे गवर्न होगा, तो सी बी लॉग टी आएगा, ये वाला टर्म आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि डीबी जो है वो प्रेस वॉल्यूम जो अगर कांस्टेंट है तो उसमें ये वाला टर्म हट जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, या इसको लिखें सिंपल आइसोथर्मल के लिए, याद रखिएगा आइसोथर्मल के लिए ये वाला टर्म बचेगा और आइसोकोरिक के लिए ये वाला बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये बात यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2, परफेक्ट गैस की इक्वेशन जो है उसी को हम लोग चेंज कर करके लिख रहे हैं। तो इस बार वॉल्यूम निकालें, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 3 इसको, ठीक है, तब आसानी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 नाम दिया है, इसको 4, इसको 5, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को लिख दें, इस बार किस में लिख रहे हैं हम लोग, प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं ना, इसका मतलब टेम्परेचर को हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, PV बाई आर, ये आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों को पुटअप करनी होगी यहां पर। तो S क्या हो जाएगा, सिंपल, इसके लिए हमें फिर से इक्वेशन 2 कहां गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर dt कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो dt क्या हो जाएगा, डेरिवेट करिए इसको, r तो कांस्टेंट है 1/r, ऐसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं PdV प्लस VdP, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से लिया गया था, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 चेंज इन एंट्रोपी, उसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, CV वैसे का वैसे इंटीग्रेशन से बाहर, dt की जगह पर ये है PdV प्लस VdP बाई T की जगह पर क्या है, PV बाई R ऊपर चला गया यहां पर, ठीक है, ऐसे लिखिए T की जगह पर, और PdV बाई T की जगह पर फिर से PV बाई R ऊपर चला गया यहां पर, ठीक है, ऐसे हो गया है। अब देखो P से P कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहां पर भी ब्रेक कर दें अगर हम लोग, तो देखो क्या क्या बचेगा, S इक्वल टू R इंटू CV ये हो गया PdV बाई PV, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा
dv बाई वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी बाई पी वी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v से v, तो dp बाई p ये बच गया, ठीक है। और इसको प्लस r dv बाई v ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबको हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, तो s क्या आएगा, आर सी वी dv बाई वी जो है आपका वो कितना हो जाएगा, log v लिखो, प्लस dp बाई p क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा, प्लस r इंटू dv बाई v क्या हो जाएगा, log v, ठीक है, और प्लस c, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें ठीक तरीके से, देखें क्या क्या आता है। r यहां पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके लिखें, क्या हो जाएगा, आर सी वी लॉग वी प्लस आर सी वी लॉग पी प्लस आर लॉग वी, ठीक है, ये आ गया प्लस सी, ऐसे हो गया। यहां से आर लॉग वी ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, सी वी प्लस 1, ठीक है। या कंप्लीट में से आर जो है वो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये कर लें, या कहीं पर आर मिस कर रहा है, देखो कहीं पर गलती हुई है छोटी सी, उसको भी देख लेते हैं। क्या गलती हुई है, dt जो आपका आ गया 1/r पी डी वी वी डी पी आया है, ठीक है, और dt की जगह पर हमने यही लिख दिया है, dt की जगह पर ये लिख दिया है 1/r पी डी वी वी डी पी, ठीक है। और जब t की जगह पर लिखा पी वी बाई आर था यार, तो r यहां से कट जाएगा, r से r कट जाएगा, केवल सी भी रह जाएगा। अब ठीक है, r को हटा दीजिए, तभी कह रहा हूं क्या गलती हो रही है, r जो है आपका वो यहां पर नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, r केवल इसी के टर्म के साथ रहेगा, उस पहले वाले टर्म में r तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब s इक्वल टू सी वी लॉग वी प्लस सी वी लॉग पी प्लस r की जगह पर सी पी माइनस सी वी लिखा जा सकता है बाई मेयर फार्मूला, ये यहां पर लिखे तो सी पी लॉग वी माइनस सी वी लॉग वी, ये बचेगा प्लस सी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी वी लॉग वी बचेगा क्या, एस आपका आएगा सी पी लॉग वी प्लस सी वी लॉग पी, ठीक है, प्लस सी। ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आ गया है, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आइसोबेरिक प्रोसेस देखा जाए तो देखो बचेगा क्या, आइसोबेरिक प्रोसेस में ये अमाउंट चला जाएगा, बचेगा केवल लॉग वी, ठीक है।
तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अब तीसरी क्या देख लें, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस लेके चलेंगे तो जीरो होती ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तीसरी थी एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसके टर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से पहले देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 V इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाई P। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में देखना है तो dV पहले निकालें। यहां पर जो dV आपका आएगा क्या आएगा, ऐसे ही निकाल लो dV पहले यहीं से, ताकि आसानी हो। PV इक्वल टू RT है, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, एक बार P कांस्टेंट dV प्लस V कांस्टेंट dP इक्वल टू R dt, ये हो जाएगा। R तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन इस तरह से करना सीखिएगा। ठीक है, किसी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले लेंगे और नीचे वाले टर्म को हटा देंगे, सब तरफ बराबर होगा। ठीक है, आसान है, एक दो बार देखेंगे तो सीख जाएंगे, कुछ नहीं है। अब यहां से dV निकालना हमें, तो dV इक्वल टू क्या आ जाएगा, R dt माइनस V dP बाई P, और V को एलिमिनेट करना है तो V की जगह पर क्या लिखेंगे, RT बाई P लिख दो। dP अपॉन P। ठीक है, ये हो गया। dV निकाल रहे हैं हम लोग ना, या PdV ही निकाल लीजिए यार, क्या कर रहे हैं बकवास। यहां से PdV निकाल लीजिए क्योंकि उसी की तो वैल्यू चेंज करनी है यार। R dt माइनस V dP। ठीक है, ये है PdV और V की वैल्यू आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, R dt माइनस P। V की जगह पर क्या है, RT बाई P है, RT dP बाई P। ठीक है, ऐसे हो गया, ये PdV आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 S क्या है, इक्वेशन 2 में चले जाइए, ये है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में देखना है तो टेम्परेचर वाले को नहीं छेड़ेंगे, केवल PdV वाले टर्म को छेड़ देंगे, तो उसी को छेड़ना है। चलिए, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV dt बाई T, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस PdV की जगह पर ये लिख दीजिएगा R dt माइनस RT dP बाई P। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1/T है, 1/T से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसमें T से डिवाइड होगा और इसमें भी T से डिवाइड होगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे बचेगा केवल आपका इक्वेशन 2, और यहां पर हमने नाम नहीं दिया इक्वेशन नंबर, जो एंट्रोपी आई है 5,
इसको 6 नाम दे दीजिएगा वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में, ठीक है। ऐसे हो गया। अब फिर से S इक्वल टू क्या लिखें, CV dt बाई टी क्या होता है log t प्लस R जो है यहाँ पर कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, dt बाई टी क्या हो जाएगा log t माइनस देखो R जो है वो कांस्टेंट है, dp बाई टी क्या हो जाएगा log t प्लस c, एक कांस्टेंट टर्म ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसी को आप हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो R की जगह पर Cp माइनस CV मेयर फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो CV log t प्लस Cp log t माइनस CV log t माइनस Cp log p और माइनस CV log p प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। तो CV log t कैंसिल आउट हो गया, और कुछ बचा है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू Cp log t और यहां पर माइनस साइन अगर कॉमन ले लें, अच्छा माइनस ये प्लस है, ठीक है, माइनस साइन है ना, R Cp माइनस CV है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा Cp माइनस CV log p, या इसी को रहने दें ऐसे ही, इसको ना ब्रेक करें, केवल इसी में R की वैल्यू रखें, यहाँ पर Cp माइनस CV रहने और प्लस c। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, 6 और ये 7, और ये इक्वेशन जो निकल करके आई है ये आपका चेंज इन एंट्रोपी है टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, ठीक है। बस इतनी बातें थी। अगर एंट्रोपी ऑफ स्ट्रीम पूछा जाए आपसे, ध्यान रखिएगा ये जो कैलकुलेशन हुआ है ये बेहद बकवास है। क्यों बेहद बकवास है? क्योंकि हमें चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना था, तो वहां पर कितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम में या कितना चेंज हो रहा है प्रेशर में, उसके टर्म में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आसान होगा। तो हम फिर से ये कर सकते हैं, आसान है, बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 2 तक हम पहुंचे थे, ठीक है। ऐसे आइएगा इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच जाइएगा और इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचिएगा। यहीं पर देखो, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो टेम्परेचर कहां से कहां तक राइज हो रहा है, मान लेते हैं T1 से T2 तक राइज हो रहा है, और वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रहा है, V1 से V2 तक, ठीक है। तब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल आसान है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, S इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV, या इसको आप लोग डेल्टा S बोलिएगा यार, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S के टर्म में लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा S CV dt बाई टी क्या होता है log t, अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा log t2 माइनस log t1, तो log t2 माइनस log t1 क्या हो जाएगा log t2 बाई t1। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और ये V1 से V2 है, ठीक है, आपका V1 से V2, तो यहां पर क्या आ जाएगा R V1 से V2 dV बाई V log V2 बाई V1 और log V2 बाई V1 प्लस C यहां पर आता नहीं है, तो ये आपका चेंज इन एंट्रोपी आएगा, ठीक है, ओरिजिनली जो आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एग्जैक्ट इसी तरह से यहां सब पे करिएगा, ठीक है, सब पे P1 से P2 ले लीजिएगा प्रेशर के लिए, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन जब फाइनली करिएगा तो वहां पर लिमिट लगा दीजिएगा कहां से कहां तक हो रहा है, और एंट्रोपी को चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S से रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। वो आपकी ओरिजिनल जो आती है एंट्रोपी कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू की, न्यूमेरिकल लगाने के लिए वही होती है, ये पता नहीं क्यों कैलकुलेट किया गया है, सिलेबस में है आपके, ठीक है, तो हमने बता दिया, ठीक है। अब एंट्रोपी ऑफ ए स्ट्रीम देखिए क्या होगा, इसी तरह से वो जो तीनों केसेस हैं आप खुद करिएगा, बुक में भी दिया है,
वहां से भी देख सकते हैं और खुद करिएगा। ये सब कुछ होमवर्क जान लीजिएगा, आपके लिए है होमवर्क है, कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, बहुत ईजी है। आप खुद करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इसमें, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है ये आसान लगने लगेगी और आप कर सकते हैं आसानी से, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ ए स्टीम, यानी वाटर लिया, उसको नीचे से हीट दिया, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर फैल रहे हैं, बैरी बैर रहे हैं, ठीक है। उसकी एंट्रोपी जो है वो चेंज हो रही है। तो मान लेते हैं हम लोग चलेंगे आइस से। कंसीडर 1 मोल ऑफ आइस एट टेम्परेचर T1. Let us consider या let us calculate the total change in entropy ठीक है, आगे चलते हैं। In entropy, when this ice is changes into steam at absolute temperature T1 या T2, ठीक है। यानी आइस से स्टीम में चेंजिंग हो रही है तो कितनी एंट्रोपी में चेंजिंग आएगी, ये बात कही जा रही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ था, ऐसा होने में इफ dq is the amount of heat supplied to a substance at temperature T1 या एट टेम्परेचर T माने, ये इसको जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है। एट टेम्परेचर T द चेंज इन एंट्रोपी ds या डेल्टा S कैसे लिखा जाता है, dq/T, ठीक है। अगर dq अमाउंट का हीट लगा है टेम्परेचर T पर, ठीक है, उस सब्सटेंस में, तो चेंज इन एंट्रोपी इसी तरह से डिफाइन की गई थी आपकी, ठीक है। इक्वेशन 1 डाल दीजिए इसका नाम। अब
ग्राम ले लीजिए, तो 1 ग्राम ले लेते हैं अगर आइस के तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ आइस, ये लेके चले, ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ आइस को लेकर चला जा रहा है। ठीक है, देखो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आइस, तो पहले वाटर में कन्वर्ट होगा ना, इसके बाद क्या होगा, वेपर में जाएगा। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट T1 केल्विन इनटू वाटर एट T1 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर वही है, सेम है, यानी T1 टेम्परेचर पर जो आइस है उसी टेम्परेचर पर है, बस केवल वो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ हीट absorbed is equal to लेटेंट हीट। देखो फेज चेंज हो रही है, आइस से वाटर में जा रहा है, तो इसका मतलब लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर 1 ही ग्राम का आइस है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको चेंज होने में वाटर में, वही हीट टोटल लेटेंट हीट के बराबर होगा, इसीलिए 1 ग्राम लिया गया है ऑफ आइस, LI से डिनोट कर दें। ठीक है, से अब इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लगेगा उसको कन्वर्ट होने में वाटर में, तो चेंज इन एंट्रोपी कितनी हो जाएगी इसमें। नाउ चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, पर अलग अलग एक एक स्टेप बता रहे हैं इसीलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने अभी कभी डिस्कस नहीं किया कि आइस को वाटर में, फिर वाटर से वेपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या क्या आएगा, हीट कितना आएगा, या कहें एंट्रोपी कितनी आएगी। अगर इसको हम लोग चेंज इन एंट्रोपी है इसको S1 से रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगी, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है और किस टेम्परेचर पर, ये हो जाएगी। ठीक है, नाउ 1 ग्राम ऑफ वाटर at temperature T1 is heated at T2 केल्विन। अब T1 से T2 केल्विन तक पहुंचने में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, द चेंज इन एंट्रोपी। 3 प्रोसेस में ये हो रहा है। S2 पहले T1 केल्विन पर वो आइस है, उसी केल्विन पर वाटर में कन्वर्ट होने में कितना चेंज हुआ एंट्रोपी में, वो निकाला। अब T1 केल्विन से T2 केल्विन तक पहुंचने में वाटर ही अभी फेज नहीं चेंज हो रही है, अब कितना चेंज होगा एंट्रोपी में, तो वो इस इक्वेशन से गवर्न किया जाएगा dQ/T। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, T1 से T2 के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, वाटर का वाटर है, यानी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, जो इसको हम लोग CdT लिख सकते हैं ऐसे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वाटर में ही है, बस केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो dQ इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw। ये अमाउंट तो गया जीरो, वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए चेंजिंग आ भी रही है तब भी dQ को ऐसे भी तो लिखा जाता था, स्पेसिफिक हीट, याद करिए
इनटू चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट किसी भी कांस्टेंट के लिए नहीं, सिंपल स्पेसिफिक हीट। dq को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा वो लिखा जा सकता है। तो 1 ग्राम का है तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट लिखा जा सकता है, m इक्वल टू 1 ग्राम है, mcdt लिखते हैं ना, m है 1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये c dt बाई टी हो गया। c जो है स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट है, ऐसे निकाल ले बाहर, log dt बाई टी क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 ऐसे आ जाएगा। ये चेंज इन एंट्रोपी हुआ है वाटर के बॉयल होने तक, या कहें T2 टेम्परेचर तक पहुंचने पर T1 से। अब T2 टेम्परेचर पर ये वेपर में जा रहा है तो तीसरी जो एंट्रोपी आएगी वो S3 होगी। नाउ वाटर एट, ये वाटर एट T2 टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू वेपर या स्टीम एट T2 टेम्परेचर, देन चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी वो क्या हो जाएगी, S3 से डिनोट करो। तो कितना अमाउंट लगेगा इसके लिए, जो आपका लेटेंट हीट होगा वाटर का वेपर में चेंज होने के लिए वही होगा, मान लेते हैं वो LS है, और किस टेम्परेचर पर हो रहा है T2, तो ये चेंज इन एंट्रोपी S3 आ गई, ठीक है। पहले वाले को हमने कुछ इक्वेशन नहीं दिया है, 1, दूसरे को 2, 1 तो पहले दे दिया, 2, 3 और इसको 4 नाम दे दीजिए। LS यहां पर क्या है उसको लिख लीजिएगा, LS जो है आपका लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ठीक है, ये आपका LS है, ठीक है। यानी वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तब कितना लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये LS से लिखा गया है इसको, ठीक है। अब टोटल चेंज इन एंट्रोपी, नाउ सब में हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए सब पॉजिटिव है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, सबको लिख दो। तो Li बाई T1 प्लस S2 है आपका C log T2 बाई T1 प्लस S3 क्या है, LS बाई T2। ये आपका टोटल चेंज इन एंट्रोपी आ गया एक आइस को कन्वर्ट होने में स्टीम में, इसी को एंट्रोपी ऑफ स्टीम कहेंगे, ठीक है। इक्वेशन स्टार नाम दे दीजिए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बातें हो गई हमारी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और उसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। नर्स्ट नाम है, उन्होंने इसको दिया है, शायद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में है कि नहीं है, एक बार हम देख लें, वही अभी देख रहे थे कुछ देर पहले। है तो नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या पता कभी पूछ ले। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा रूल क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। इसके बाद हम लोग मैक्सवेल रिलेशन वगैरह देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ये लिख के खत्म करते हैं लेक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नर्स्ट, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जरूरत क्यों पड़ी ये सारी बातें हम लोग चर्चा इसमें नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं, ठीक है। द हीट कैपेसिटीज ऑफ ऑल सॉलिड, द हीट capacities of all solids
जीरो at absolute as the absolute zero temperature, as the absolute zero temperature as the absolute zero temperature is approached is approached according to Nernst, the heat capacities of all solid tend to zero as the absolute zero temperature is approached, and that the internal energies and entropies of all substances, and that the internal energies and entropies of all substances become equal there, approaching their common value। ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या, ये सिलेबस में नहीं, क्योंकि इससे आगे की चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये बताता क्या है और क्या सारी बातें चीज़ करता है इसमें। asymptotically approaching their common value asymptotically tending to zero, ये है आपका, ठीक है। इसको न्यू हीट थ्योरम से नाम से भी जानते हैं, और या नर्स्ट थ्योरम या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। द हीट कैपेसिटीज ऑफ ऑल सॉलिड टेंड टू जीरो एज द absolute zero of temperature, as the absolute zero of temperature of यहाँ पर of temperature is approached, and that the internal energies and entropies of all substances become equal there, approaching their common value asymptotically tending to zero, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये जो है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत आगे की थियरीज भी इस्तेमाल होंगी इसमें, इतना आसान नहीं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मुझे लगा सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। पर स्टेटमेंट इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर रट पाइएगा तो रट करके इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि अगर इसको समझाना हुआ तो और भी थियरीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता सिंपली, ठीक है। अब आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप, जो मैक्सवेल के रिलेशंस हैं चारों थर्मोडायनेमिकल, उसके बारे में, और कुछ हम लोग यहां पर और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। फेज ट्रांजिशन और सारी चीजें हैं,
तब ये आपकी पूरी यूनिट जो है वो खत्म होगी, ठीक है। यानी लगभग 2 लेक्चर अभी और लगेंगे ये इस यूनिट को खत्म होने में, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है आज का। थैंक यू।